नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत सरकार द्वारा लगातार कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जो भारत के एंशिएंट कल्चर को वापस से रिवाइव करने के लिए है, इंडियन एज एन आइडेंटिटी को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए है। और हम लोगों के दिमाग में जो कॉलोनियल माइंडसेट बैठा हुआ है, जहां पर हमारी जो लिंक है हमारे एंशिएंट कल्चर से वो कट चुकी है, उस एंशिएंट कल्चर की लिंक को वापस से रीस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंदर कई सारे स्टेप भारत सरकार द्वारा उठाए गए। बट अभी जो स्टेप उठाया जा रहा है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इन सारी चीजों के बीच में। रिसेंटली भारत सरकार द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के कैंपस को इनॉग्रेट किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये वही नालंदा यूनिवर्सिटी है जो 1600 साल पहले कुमार गुप्त नाम के सम्राट द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। ये वही यूनिवर्सिटी है जो आज के समय पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर मानी जाती है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी को बाद में तबाह कर दिया था, तो इसके जो बचे हुए रिलिक्स हैं उन्हीं को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसीडर किया जाता है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। अब बात आती है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी है कहां पर। तो अगर मैं इंडिया के मैप पे देखूं तो आपको ये पटना और गया के बीच में ये रीजन दिखाई देगा जिसे स्पेशली नालंदा कहा जाता है, और ये राजगीर करके जगह है उसके अंदर आती है। ये जो प्रोजेक्ट था ये एक्चुअल में इंडिया और ईस्ट इंडिया समिट के जॉइंट कोलैबोरेशन से किया जा रहा है, जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से रिवाइव किया जाएगा। जो पुरानी यूनिवर्सिटी है उसके रेलिक्स बचे हैं, उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कंसीडर किया गया, तो वो यूनिवर्सिटी वहीं रहेगी। एक नया कैंपस क्रिएट किया जाएगा जिसे अलग से नालंदा कहा जाएगा, और वहां पर फिर पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। ये जो पूरा कैंपस होगा ये नेट जीरो ग्रीन कैंपस होगा, जहां पर सोलर प्लांट, डोमेस्टिक ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट और 100 एकड़ से ज्यादा की वाटर बॉडी होगी। यानी कि आज के समय के एनवायरमेंट कंसर्न को ध्यान रखते हुए इस यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया जा रहा है। तो दोस्तों बात आती है कि ये यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, इसे रिवाइव करने से होगा क्या। साथ में यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि इस देश के लोगों को इस महान यूनिवर्सिटी के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करेंगे, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, क्योंकि आपको इंडिया के ये टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाने वाले हैं, और ये वही टीचर हैं जिनके द्वारा इंडिया को ये टॉपर्स दिए गए हैं। और आप यहां देख सकते हो कि ये जो टॉपर्स हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं, किसी टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन किए हुए बच्चे नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ना तो नीचे कमेंट के अंदर एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट कर देना। हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस देगी, या फिर आप ऑफलाइन सेंटर पे खुद आके विजिट भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में। देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी गुप्ता पीरियड के अंदर। कुमार गुप्त नाम के राजा थे जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया था। जब ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी तो ये महायान यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ पर क्योंकि महायान यूनिवर्सिटी थी तो ऑब्वियसली संस्कृत के अंदर पढ़ाई जो है वो कराई जाती थी। बट महायान यूनिवर्सिटी होने की वजह से ऐसा नहीं था कि केवल बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को ही पढ़ाया जाता था, बल्कि डाइवर्स चीजों को पढ़ाया जाता था। जैसे रिलीजन के अंदर ही कहें तो महायान डॉक्ट्रिन, हीनयान डॉक्ट्रिन, सांख्य फिलोसॉफी, वेद, योग, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। इवन न केवल रिलीजियस चीजें बल्कि जनरल सब्जेक्ट जैसे लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, जो भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर पढ़ाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी के अंदर देश विदेश से लोग आते थे। भारत के लोग तो पढ़ते ही थे, उसके अलावा चाइना, मंगोलिया, जापान, इन सारी कंट्रियों के लोग भी, इवन इंडोनेशिया के लोग भी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आके पढ़ाई किया करते थे। और ये यूनिवर्सिटी एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, और माना जाता है कि दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जो हम लोगों को देखने को मिल रही थी। और इसकी कैपेसिटी थी लगभग 3000 बच्चों की। और ये 3000 बच्चों के लिए ऑब्वियसली कई सारे बच्चे हैं, पूरे देश विदेश से लोग
नालंदा के अंदर आके पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते किसी को भी ले लिया। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बकायदा एंट्रेंस एग्जाम होती थी, और एंट्रेंस एग्जाम को जो बच्चे पास करते थे वो नालंदा के अंदर पढ़ते थे, और फिर उनके रहना खाना, उनकी एजुकेशन, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। अब बात आती है कि इन बच्चों का ये सारा खर्चा फिर उठाता कौन था, जब सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बच्चों को दी जा रही है। तो जो सरकार है, मतलब उस समय पे जो राजा हुआ करते थे, खास रूप से राजा कुमारगुप्त, फिर उनके सक्सेसर के रूप में पाल राजा, हर्षवर्धन, इन लोगों के द्वारा क्या किया गया था, 200 विलेज दे दिए गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी को, और इन 200 विलेज से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो पूरा नालंदा के पास में जाता था, और फिर उससे नालंदा का सारा खर्चा चलता था, लोगों का जो रहने खाने का खर्चा है वो चलता था। इसी नालंदा के अंदर बड़े बड़े दिग्गज प्रोफेसर रहे, जहां पर धर्मपाल, शिलभद्र, स्थिरमती, दिनगंगा, ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की खास बात केवल इतनी ही नहीं है, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े प्रोफेसर रहते थे, वो अपने थॉट और अपनी रिसर्च वगैरह रिलीजन से रिलेटेड, सेक्युलर चीजों से रिलेटेड उसे किताबों के अंदर लिखते थे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी थी, या कहूं दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जो 10 अलग अलग खंडों में थी, और ये 3 बिल्डिंग के अंदर बनाई गई थी। और ये जो 3 बिल्डिंग थी ये 9 मंजिलों की थी, मतलब टोटल 27 मंजिल की लाइब्रेरी हम लोगों को ये देखने को मिल रही थी। जो 3 अलग अलग बिल्डिंग थी 9 मंजिलों की, उनके नाम थे रत्न रंजक, रत्न दधी और रत्न सागर। अब ये जो लाइब्रेरी थी ना, इसके अंदर केवल रिलीजन चीजें देखने को नहीं मिल रही थी, बल्कि सेक्युलर नॉलेज भी इन लाइब्रेरी के अंदर देखने को मिल रहा था। इवन ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इस नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर तिब्बत से भारी मात्रा में लोग आते थे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल थी तिब्बत के अंदर तांत्रिक बुद्धिज्म के लिए। माना जाता है कि जब पाल पीरियड हुआ करता था, उस समय पर तिब्बत के अंदर एक मीटिंग बैठी थी, उसके अंदर इनविटेशन आया था भारत के 2 संतों को, जो बुद्धिस्ट सेंट थे। एक का नाम था दीपांकर और एक का नाम था संत रक्षित। ये दोनों तिब्बत के अंदर गए थे। तिब्बत में लोग इनसे इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद में ढेर सारे लोगों ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया, और यही वो लोग थे जिनके द्वारा तिब्बत के अंदर तांत्रिक बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। तांत्रिक बुद्धिज्म यानी कि वज्रयान, जो आज के समय पे तिब्बत के अंदर एक मेजॉरिटी रिलीजन देखने को मिलता है, वही वज्रयान को इंट्रोड्यूस करने में जो मेन रोल था वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी का देखने को मिलता था। इवन इंडोनेशिया, जिसे उस समय पर श्री विजय एम्पायर द्वारा रूल किया जा रहा था और उसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है, वहां से भी लोग नालंदा के अंदर आके पढ़ते थे। ऐसी कंडीशन में श्री विजय एम्पायर ने अपनी एक मोनेस्ट्री यानी कि अपनी एक एम्बेसी नालंदा के अंदर खोली हुई थी, जो क्लियरली दर्शाता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो देश विदेश के अंदर प्रख्यात थी। अब इतनी प्रख्यात यूनिवर्सिटी अचानक से एक्सकेवेशन में कैसे तब्दील हो गई, राख के अंदर कैसे तब्दील हो गई, बाद में अंग्रेजों को इसे 1915 के अंदर एक्सकेवेट क्यों करना पड़ा, जबकि इतने सारे बच्चे हमें पढ़ रहे थे। हुआ कुछ ऐसा था कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है भारत के अंदर। मोहम्मद गोरी का आक्रमण होने के बाद में बैटल ऑफ तरेन सेकंड में वो पृथ्वीराज चौहान को हराता है। फिर उसके बाद में राजा जो गढ़वाल रीजन के होते हैं उनको हराता है, और उसके बाद अपने 2 स्लेव को यहाँ पर छोड़ देता है, और स्लेव को छोड़ के वापस चले जाता है। एक स्लेव का नाम होता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का काम होता है ईस्टवर्ड एक्सपांशन, और यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक्सपांशन करने का काम होता है बचे हुए स्टेट के अंदर, वो रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। जो बख्तियार खिलजी है, यही बख्तियार खिलजी बिहार के अंदर जाता है। बिहार के अंदर उस समय पर सेन डायनेस्टी रूल कर रही थी, और सेन डायनेस्टी के अंदर भी उस समय पे एम्परर थे लक्ष्मण सेन, जिनकी उम्र काफी ज्यादा थी। ऐसी कंडीशन में सेन डायनेस्टी के कोर्ट के अंदर घोड़े के व्यापारी के रूप में बख्तियार खिलजी जाता है कुछ लोगों के साथ में, कोर्ट में एंटर करता है कि हम तो घोड़े के व्यापारी हैं, और अचानक से वहां पर अटैक कर देता है। कुछ ही लोगों के जरिए यहाँ पर राजा को हरा दिया जाता है, और उसके बाद
नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया जाता है। कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था तो लगभग 7 दिन तक वहां पर आग जलती रही थी। जो वो 3 लाइब्रेरी थी जिसके अंदर ढेरों नॉलेज भारत का था, वो सारा नॉलेज, वो सारा ज्ञान जो है वो जला दिया जाता है, जिसके कारण से इंडिया की जो एंशिएंट कल्चर से लिंक थी वो कट जाती है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को नालंदा यूनिवर्सिटी के रूप में देखने को मिलती है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।